हेलो दोस्तों, आज आ गया आपके पास प्रायोरिटी सेक्टर पार्ट 2 लेके। प्रायोरिटी सेक्टर पार्ट 1 पे ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। क्योंकि सर्कुलर बहुत लंबा और एग्जॉस्टिव था तो एक पार्ट में इसको कवर अप करना मुश्किल था, इसलिए 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और सेकेंड पार्ट हम आपके सामने लेके आ गए। जैसा कि हम लोग दोस्तों डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट में कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का जो कैटेगराइजेशन था वो 8 तरह का एडवांसेस को आप प्रायोरिटी सेक्टर में रिकॉन करते हैं। पहला था आपका एग्रीकल्चर, दूसरा था एमएसएमई, तीसरा एक्सपोर्ट, चौथा एजुकेशन, पांचवा हाउसिंग, छठा आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सातवां आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और आठवां था आपका अदर प्रायोरिटी सेक्टर। पहले वाले वीडियो में हम एग्रीकल्चर और एमएसएमई तक कवर कर चुके थे। अब शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर से, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट। जैसा कि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एक्सपोर्ट क्रेडिट के केस में केवल फॉरेन बैंक जिसका कि 20 से लेस देन ब्रांचेज है उसमें टारगेट था आपका 32%। अदर में वो 32% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अलग क्राइटेरिया है। अब उसको हम समझेंगे कि क्या है। अब इसमें आ जाइए, 3 कैटेगराइजेशन में आ जाइए। 3 कैटेगराइजेशन। डोमेस्टिक बैंक, फॉरेन बैंक विथ मोर देन 20 ब्रांचेज, फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज। अब यहां एक चीज समझिए दोस्तों, अगर डोमेस्टिक बैंक है अदर देन आरआरबी, तो वैसे केस में आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो टारगेट है वह है 2%। 2% इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट। पिछले प्रीसीडिंग ईयर से 2% एक्सपोर्ट क्रेडिट का इंक्रीमेंटल ग्रोथ होना चाहिए, टारगेट है। दूसरा इसमें एक क्लॉज है दोस्तों कि एक कस्टमर का, एक इंडिविजुअल कस्टमर का आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट सैंक्शन लिमिट मैक्सिमम आप जो रिकॉन कर सकते हैं वह है 40 करोड़। इसको समझिए, डोमेस्टिक बैंक के केस में एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो टारगेट है वह 2% इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस ईयर। ओके। और दूसरा इसमें एक क्लाउज है कि कोई भी सिंगल बोरोवर एक्सपोर्ट क्रेडिट के टारगेट के लिए आप रिकॉन करेंगे डोमेस्टिक बैंक के केस में, अगर उसका सैंक्शन लिमिट 40 करोड़ तक है तभी, 40 करोड़ या उससे नीचे है तभी। 40 करोड़ से अगर ऊपर है तो उस अमाउंट को आप रिकॉन नहीं करेंगे टारगेट के लिए। अब आ जाइए दोस्तों, फॉरेन बैंक विथ मोर देन 20 ब्रांच। इस केस में दोस्तों 2% इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट। फॉरेन बैंक मोर देन 20 ब्रांच के केस में दोस्तों ये है कि 2% इंक्रीमेंटल क्रेडिट प्रीसीडिंग ईयर का होना चाहिए। इसमें वो 40 करोड़ का क्लाउज नहीं है जो डोमेस्टिक बैंक के केस में था कि इंडिविजुअल बोरोवर क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट का आप 40 करोड़ तक को ही कंसीडर करेंगे टारगेट के लिए या प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट के लिए। फॉरेन बैंक के केस में ऐसा नहीं है। फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांच, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यह है आपका 32% ऑफ एएनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर।
ओके, अब दोस्तों एक्सपोर्ट क्रेडिट में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाइए चौथे नंबर पॉइंट पे, दैट इज एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन, बस एक लाइन इस पे याद रखने वाला बात है कि 20 लाख तक का जो है लोन आपको प्राइवेट सेक्टर में आप उसको रिकमेंड करेंगे। 5वें नंबर पे आ जाइए आप। अब आ जाइए दोस्तों अगले सेगमेंट पे, हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में टोटल 6 पॉइंट है। हाउसिंग लोन में पहला जो सेगमेंट है, अगर इंडिविजुअल को मेट्रो अदर देन मेट्रो प्रोजेक्ट कॉस्ट बैंक फाइनेंस, मेट्रो में 45 लाख, बैंक फाइनेंस 35 लाख, अदर में 30 लाख, बैंक फाइनेंस 25 लाख, ये सारे लाख में। मेट्रो वो एरिया जिसका की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, अदर एरिया जो कि 10 लाख से कम है। तो इस आधार पे कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर आप मेट्रो में 45 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है और 35 लाख का तक का एडवांस आप किए हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में रिकॉन करेगा। अब यहाँ एक चीज दोस्तों समझ लीजिए कि ये दोनों कंडीशन पूरे होने जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोन अंडर प्राइवेट सेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए अगर मेट्रो में अगर कोई आप हाउसिंग लोन दे रहे हैं और अगर उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 46 लाख हो गया और अगर लोन आप 35 लाख ही कर रहे हैं तो भी वह प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा नहीं हो पाएगा। यही केस दूसरे में भी है। अब आ जाइए इसके आगे का पॉइंट। इसके आगे का पॉइंट बैंक जो हाउसिंग लोन टू स्टाफ देती है वह प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा नहीं होता है। स्टाफ हाउसिंग लोन प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा नहीं है। यह पहला पॉइंट कवर हो गया। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों रिपेयर और रिनोवेशन से संबंधित है। रिपेयर रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन या के केस में मेट्रोपॉलिटन में आप 10 लाख तक का अगर लोन देते हैं तो वह प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा आता है। अदर के केस में दोस्तों अगर आप 6 लाख तक का लोन देते हैं तो वह प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा होता है। यह हो गया आपका हाउसिंग लोन में दूसरा पॉइंट। अब आ जाइए तीसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा नंबर का पॉइंट दोस्तों, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को आप एडवांस करते हैं, यहाँ इंडिविजुअल को नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एजेंसी को कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर गवर्नमेंट एजेंसी को एडवांस कर रहे हैं तो वैसे केस में वह प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा होगा। एक कंडीशन है कि पर ड्वेलिंग यूनिट का जो एरिया हो वह 6 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो। ठीक है दोस्तों, यह हो गया कि अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को आप एडवांस करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द ड्वेलिंग यूनिट या स्लम एरिया को क्लियर करने के लिए तो उसमें एक कंडीशन है वो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा होगा। लेकिन पर ड्वेलिंग यूनिट जो है वो एरिया 60 मीटर स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो। अब आ जाइए दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट में अगर आप कोई भी एनबीएफसी को फाइनेंस करते हैं फॉर ऑन लैंडिंग पर्पस, एनबीएफसी को यानी कि जो भी कोई भी हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को अगर फाइनेंस करते हैं फॉर ऑन लैंडिंग पर्पस, तो वैसे केस में 20 लाख रुपया पर बोरोवर
या पर ड्वेलिंग यूनिट, 20 लाख पर ड्वेलिंग, 20 लाख रुपया पर ड्वेलिंग यूनिट जो का एडवांस होगा वह प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा ऑन लैंडिंग पर्पस के लिए। अब आ जाइए दोस्तों, यहाँ अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर मोर देन 50% है ड्वेलिंग यूनिट का, जिसका की एरिया 6 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं है, वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आप फाइनेंस करते हैं तो वह हाउसिंग लोन का हिस्सा होगा। यहाँ थोड़ा सा 2 लाइन में डिस्कस कर लूं कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या है। फ्लोर एरिया रेशियो है दोस्तों, जैसे अगर आपने किसी बिल्डर को 100 मीटर के लैंड पे फाइनेंस किया है, और अगर यह 100 मीटर पे अगर इसका फ्लोर एरिया, जैसे अगर एक, अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में दोस्तों 5 करोड़ तक का लोन, अगर आप 5 करोड़ तक का लोन देते हैं स्कूल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए, सैनिटेशन के लिए, तो तब वह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में फॉल करेगा और प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर आप लोन, इसमें एक पॉइंट और है, अगर हेल्थ केयर यूनिट या हॉस्पिटल आपका टायर 2 to टायर 4 सिटी में $10 करोड़ तक का लोन देते हैं तो वह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। फिर से इसको रिपीट कर लूं कि 5 करोड़ तक का लोन अगर आप स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के लिए देते हैं तो वह सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल के केस में टायर 2 और टायर 2 से टायर 2 टू टायर 6, टायर 2 टू टायर 6 सिटी के लिए, देखिए आरबीआई डिफरेंट एरिया को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया गया है टायर 6 तक। तो टायर 2 से लेकर टायर 6 तक एरिया में अगर हेल्थ केयर या हॉस्पिटल ये यूनिट अगर कोई लगता है तो 10 करोड़ तक अगर एडवांस उसमें करते हैं तो आपका वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। एक इसमें पॉइंट और दोस्तों है कि अगर कोई आप ऑन लैंडिंग के लिए किसी ऑन लैंडिंग के लिए इंटरमीडियरीज को आप फाइनेंस करते हैं और वह भी काम ये करती है, जैसे आपका वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड काम अगर करती है, तब वह लोन भी जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। अब आ जाइए दोस्तों, यह 6वां नंबर पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। अब 7वें नंबर पे आइए, वह है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में 2 पॉइंट दोस्तों याद रखना है कि बैंक जो है इसका लिमिट जो है वो है 30 करोड़ पर बोरोवर।
30 करोड़ पर बोरोवर अगर आप एडवांस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो तब वह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का हिस्सा होगा। यह है आपका कॉर्पोरेट बोरोवर के केस में। कॉर्पोरेट बोरोवर के केस में, इंडिविजुअल के केस में दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपया तक का फाइनेंस करते हैं पर बोरोवर, तब वह प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। जैसे अगर किसी इंडिविजुअल को आप घर पे सोलर लाइट लगाने के लिए या कोई जो अलग तरह का जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बायोगैस प्लांट या और कोई विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए, अगर इंडिविजुअल के केस में अगर 10 लाख पर बोरोवर अगर आप देते हैं तो वह रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का हिस्सा होगा। अब आ जाइए दोस्तों, अब अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, वह है अदर प्रायोरिटी सेक्टर। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट अदर। इसमें 4 पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को या एसएचजी को 1 लाख तक का लोन देते हैं, एसएचजी के केस में पर इंडिविजुअल वो होगा और इंडिविजुअल के केस में तो है ही। अगर मान लीजिए एसएचजी में अगर 20 अगर मेंबर हैं तो वह 20 लाख तक का लोन पर इंडिविजुअल के हिसाब से 1 लाख आ जाएगा, तो वो कंसीडर होगा। तो अगर इंडिविजुअल को और एसएचजी को 1 लाख तक का अगर लोन देते हैं तो वह अदर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ एक कंडीशन है इनकम का क्राइटेरिया। इनकम क्राइटेरिया क्या है आपका दोस्तों? रूरल एरिया में आपका 1 लाख का सीलिंग है और अदर एरिया में आपका 1.6 लाख का सीलिंग है। अब इसको समझ लीजिए, रूरल एरिया में अगर जिसका इनकम 1 लाख रुपया तक है उसको अगर आप 1 लाख पर बोरोवर अगर एडवांस करते हैं तो वह अदर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अदर एरिया में दोस्तों अगर 1.6 लाख का इनकम तक का इनकम है और उस केस में अगर 1 लाख पर बोरोवर अगर आप एडवांस करते हैं तो वह अदर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा आएगा। अब आ जाइए दूसरे नंबर पॉइंट पे दोस्तों। एक लाख तक का लोन अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को पे करने के लिए देते हैं अदर देन एग्रीकल्चरल बोरोवर को, तब वह अदर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अब आ जाइए अगला पॉइंट दोस्तों। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा नंबर का पॉइंट है कि कोई भी स्टार्टअप 50 करोड़ तक का अदर देन एमएसएमई एंड अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप अगर एडवांस कर रहे हैं तब वह अदर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अब आप इसमें आ जाइए दोस्तों। एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी को एडवांस करते हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसी को एडवांस करते हैं जो कि फर्दर एडवांस करता है एससी और एसटी कस्टमर को, एससी एसटी बोरोवर को, तब वह लोन भी आपका अदर प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग शुरुआत से 8 सेगमेंट को फुल डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले सेक्शन में हम लोग चलेंगे मिसलेनियस इंफॉर्मेशन जो कि उस सर्कुलर में दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उसमें अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, वीकर सेक्शन, जिसका कि हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि उसका सब टारगेट दिया हुआ है, आपका डिफरेंट फेज वाइज मैनर में पहुंचना है। अब उस सेक्शन में कौन कौन से लोन आएंगे? वीकर सेक्शन में टोटल दोस्तों 11 सेक्शन है, 11 कैटेगरी है, जो कि 11 तरह का लोन वीकर सेक्शन में फॉल करेगा। जो भी लोन आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देते हैं वह वीकर सेक्शन में फॉल करेगा।
जो भी लोन आप आर्टिजन को देते हैं, रूरल आर्टिजन को देते हैं, जो कि छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व हैं, 1 लाख तक का लोन देते हैं तो वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। NULM NRLM का जो बेनिफिशियरी होगा वह भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। कोई भी लोन अगर आप SC ST को देते हैं तो वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। अगर जो भी लोन आप SHG को देते हैं तो वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। डिस्ट्रेस इंडिविजुअल के केस में 1 लाख तक का लोन देते हैं आप तो वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। डिस्ट्रेस फार्मर को अगर आप लोन देते हैं तो वहां वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। यहां एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, मास्टर सर्कुलर, RBI के मास्टर सर्कुलर में जो वीकर सेक्शन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वहां डिस्ट्रेस इंडिविजुअल के केस में 1 लाख रुपया तो लिखा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रेस फार्मर के केस में कोई रुपया नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि डिस्ट्रेस फार्मर को इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट जो भी लोन आप दीजिएगा वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। अब आ जाइए अगला पॉइंट पे, 7वां नंबर है दोस्तों, 8वां नंबर दो पॉइंट है, इंडिविजुअल वुमेन को अगर 1 लाख तक का अगर आप लोन देते हैं तो वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। DRI डिफरेंशियल रेट इंटरेस्ट पे जो लोन देते हैं, जो कि हम लोग 4% पे देते हैं, वो वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी को अगर आप लोन देते हैं तो वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर आप लोन देते हैं तो वह वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। इसके साथ जो दोस्तों, जो भी आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मतलब जो भी आपका मुद्रा कार्ड में आपका जो भी एडवांस होगा वह भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होगा। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। मिसलेनियस इंफॉर्मेशन उस सर्कुलर में जो डिफरेंट दिया हुआ है उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट वह भी क्लासिफाई हो सकता है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसका अंडरलाइंग एसेट का क्वालिटी कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन क्या है। इसको साधारण भाषा में अगर समझिए कि अगर हमारा बैंक ने एग्रीकल्चरल बिजनेस से रिलेटेड सिक्योरिटाइज एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है तब वह इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन होगा एग्रीकल्चर में। अगर MSME सिक्योरिटाइज एसेट में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वह MSME में होगा। अब आ जाइए अगला पॉइंट, IBPC इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। इसको साधारण भाषा में समझिए, बैंक को टारगेट दिया हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना % अचीवमेंट करना है, एग्रीकल्चर में इतना करना है, MSME में इतना करना है, माइक्रो में इतना करना है, वीकर सेक्शन में इतना करना है, एक्सपोर्ट में इतना करना है। कुछ बैंक उस टारगेट से ऊपर भी अचीव कर लेती है और कुछ बैंक शॉर्टफॉल में रह जाती है। तो उसके लिए एक टूल है कि अगर मान लीजिए एक बैंक का टारगेट जो है अगर 40% प्राइवेट सेक्टर का था और वह अचीव कर लिया है 60%, तब अगर उसे और एक बैंक ऐसा है जिसका टारगेट था प्राइवेट सेक्टर का 40% और वह अचीव कर रखा है मात्र 35%, तो यह बैंक दोनों आपस में मिलके जिसके पास एक्सेस है वह दूसरे को विथ और विदाउट रिस्क बेसिस पे सेल कर सकती है फॉर सर्टेन पीरियड। यह पीरियड जो है आपका मतलब 1 महीने से लेकर 4 महीने या 6 महीने शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। इसमें दोस्तों जो IBPC क्लासिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर में तब होगा जब रिस्क बेसिस पे होगा, यानी कि रिस्क शेयर किया जाएगा जो परचेजिंग बैंक है उसके द्वारा, तब वह क्लासिफाई होगा प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में। अब आ जाइए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट या RBI ने एक टूल बनाया कि अब जैसे जो मुझे समझ में आता है कि IBPC 2 बैंकों के बीच आपस में आप कोलैबोरेशन करके कर सकते थे, और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट या एक स्ट्रक्चर्ड एक प्लेटफॉर्म होगा जहां की सभी लोग एक्सेसिव वाले भी और डेफिसिट वाले भी जाएंगे, और वहां आपका मतलब जैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, MSME के लिए अलग, ये सर्टिफिकेट्स मतलब वहां आपस में ट्रेड होते हैं। यह भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इसमें भी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा
अगर मान लीजिए किसी ने परचेज किया किसी बैंक ने, तो वह उस रिस्पेक्टिव प्रायोरिटी सेक्टर सेगमेंट का हिस्सा होगा। अब आ जाइए दोस्तों, बैंक लोन टू एनबीएफसी। बैंक लोन टू एनबीएफसी भी प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वह एनबीएफसी किस सेक्शन में फाइनेंस कर रही है। बैंक लोन टू एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अगर आप लोन कर रहे हैं तब वह प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। यहां कंडीशन वही है कि पर ड्वेलिंग यूनिट 20 लाख रुपीज। कैप ऑन लैंडिंग, अब इसको समझिए कि ऑन लैंडिंग के लिए जो हम फाइनेंस करते हैं वह प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होता है, एमएसएमई के केस में भी और एग्रीकल्चर के केस में। एग्रीकल्चर के केस में आपका 10 लाख तक का पर इंडिविजुअल अगर आगे ऑन लैंडिंग होता है तो मतलब वो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होता है, और एमएसएमई के केस में 20 लाख तक का। लेकिन इसमें एक कैप है दोस्तों, इसमें कैप ये है कि कोई भी बैंक अपने टोटल प्रायोरिटी सेक्टर पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा ऑन लैंडिंग के लिए एडवांस नहीं करेगी फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मान लिया जाए इसका साधारण भाषा में अगर समझे तो ऑन लैंडिंग में आप अगर आपका 100 रुपया का अगर आपका प्रायोरिटी सेक्टर का एडवांस है और आपने ऑन लैंडिंग के लिए 10 रुपया दे रखा है जो कि क्लासिफाई हो सकता था प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन उस केस में चूंकि आपका 100 रुपया का ही प्रायोरिटी सेक्टर का पोर्टफोलियो है तो केवल 5 रुपया ही आपका ऑन लैंडिंग जो है प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई हो पाएगा। यह हो गया आपका कैप ऑन लैंडिंग। अब आ जाइए को लैंडिंग बाय बैंक एंड एनबीएफसी। को लैंडिंग बैंक और एनबीएफसी को लैंडिंग अगर करती है जिस सेगमेंट में, तो वह रिस्पेक्टिव सेगमेंट जो है क्लासिफिकेशन होगा मतलब एज पर कैटेगरी ऑफ एडवांस। तो दोस्तों यही था आपका प्रायोरिटी सेक्टर में इतना जितना पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, मोटा मोटी यही सारा पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट मैं लास्ट में अब डिस्कस ये करना चाहूंगा, एक है आपका वेटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। वेटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ये एक नया कंसेप्ट आरबीआई लेके आई है। अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ए, बी और सी। ये किस आधार पे किया गया है? यह किया गया है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर बोरोअर कितना है। तो पहला केस है 6,000 तक अगर है और 25,000 से ज्यादा है, ठीक है। 6,000 तक है, 6,000 या इससे कम तक है, और ये हो गया अदर केस। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सी डिस्ट्रिक्ट वो हो गए जहां की प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस अच्छे दिए गए हैं। ए डिस्ट्रिक्ट वह हो गया जहां की बिल्कुल कम लोअर सबसे लोअर पायदान पे है, और यह बीच का। तो इसमें वेटेज किया गया है दोस्तों। अगर आप यहां जितना एडवांस करते हैं 100 रुपया, तो उसका वेटेज होगा आपको 125 रुपया। अगर आप 100 रुपया एडवांस करते हैं तो उसका वेटेज आपको मिलेगा 125 रुपया। यहां अगर 100 रुपया एडवांस करते हैं तो इसका वेटेज मिलेगा आपको 100 रुपया। यहां अगर 100 रुपया एडवांस करते हैं तो इसका वेटेज मिलेगा आपको 90 रुपया। यह छोटा सा बात था, लेकिन जो इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि बैंक जो है इंडिविजुअल बैंक इसका कैलकुलेशन नहीं करेगी। बैंक आरबीआई को डाटा भेजेगी, आरबीआई ये डाटा जो है एनालिसिस करके वेटेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर कैलकुलेट करेगा। तो दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर काफी एग्जॉस्टिव सर्कुलर था, काफी लंबा था, बहुत लंबा वीडियो बन गया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि हर एक पॉइंट को अगर कवर अप करने थे तो ये मतलब ये होना ही था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंसली। थैंक यू वेरी मच।